हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनू भट्ट और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन पे और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पे। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है और आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई किस कौन कौन से फंक्शन काम करता है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है और आरबीआई का काम कौन कौन से आरबीआई करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पे, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, हमारे बैंकिंग सिस्टम में ये चैनल चलता है। सबसे पहले टॉप लेवल पर होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डील करता है कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक डील करता है कस्टमर से। हम लोग पैसा लेने के लिए डील करते हैं कमर्शियल बैंक से। कस्टमर अपनी डिपॉजिट देता है कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, डिपॉजिट देता है और लोन लेता है। जब भी हमें कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। कमर्शियल बैंक लोन देता कैसे है? देखिए, जब एक कस्टमर कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट देता है तो उस डिपॉजिट को लोन पर देकर करके कमर्शियल बैंक बैंकिंग सिस्टम में नई डिपॉजिट्स जनरेट करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब समस्या यह है कि देखिए, बैंकों को क्रेडिट क्रिएशन से प्रॉफिट मिलता है, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्रेडिट क्रिएट करना चाहेंगे और स्पेशली उन सेक्टर्स में क्रेडिट क्रिएट करना चाहेंगे जहां पे उन्हें प्रॉफिट होता है। तो इससे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि या तो इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, या क्रेडिट का फ्लो अनबैलेंस हो सकता है। तो कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज पर कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। दैट मीन्स सेंट्रल बैंक विल कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी और द बैलेंस फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, सेंट्रल बैंक दो तरह के मेजर्स काम में लेता है या दो तरह के टूल्स काम में लेता है। पहला टूल कहलाता है क्वांटिटेटिव टूल्स। पहले टाइप के टूल कहलाते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे टाइप के टूल कहलाते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। सबसे पहले हम बात करें क्वांटिटेटिव टूल्स की, तो क्वांटिटेटिव टूल्स वो टूल्स होते हैं विच अफेक्ट्स क्रेडिट फॉर इंटायर इकोनॉमी। यानी कि जो इनडिस्क्रिमिनेटली काम करते हैं, सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पर ये इनडिस्क्रिमिनेटली काम करते हैं, समान तरीके से काम करते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स वो होते हैं विच अफेक्ट्स क्रेडिट for a particular commodity or sector। यानी कि ये डिस्क्रिमिनेटिव हैं, ये सब पर एक जैसे काम नहीं करते, ये जिस पर लगाए जाएंगे उसी पर काम करेंगे। जबकि क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो सभी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या सभी कमोडिटीज ऑफ इकोनॉमी के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इनडिस्क्रिमिनेटली अफेक्ट करते हैं।
तो हम दो तरह के टूल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स की और फिर हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। मैं सबसे पहले आता हूं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनडिस्क्रिमिनेटली ये सभी सेक्टर पर काम करते हैं। सबसे पहला क्वांटिटेटिव टूल होता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों के फर्स्ट डिग्री के बिल्स ऑफ डिस्काउंट का बट्टा करता है या डिस्काउंट करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट करता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, बैंक रेट is that rate on which central bank discounts the bills of exchange of first degree by the commercial banks। कमर्शियल बैंकों के फर्स्ट डिग्री के जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं उनका डिस्काउंट जिस रेट पर सेंट्रल बैंक करता है वो कहलाती है बैंक रेट, या सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है वो रेट क्या कहलाती है, बैंक रेट कहलाती है। बैंक रेट ऑलवेज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करेगी? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को। क्योंकि क्या होता है, देखिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कस्टमर्स को लोन देता है। मैंने कहा बैंक रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देगा और कमर्शियल बैंक फिर अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कस्टमर को लोन देगा। अगर इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज करना है तो हम सेंट्रल बैंक रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि जैसे ही बैंक रेट डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स कम हो जाएगी, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होगा। जब उनके लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होगा तो वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। जब उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो फिर लोगों के लिए लोन लेना इजी हो जाएगा और वो ज्यादा लोन लेंगे। तो इससे इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज किया जाना है तो फिर हम बैंक रेट को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होगी वैसे ही कमर्शियल बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। उनके लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज होगा तो वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो कस्टमर के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, कस्टमर लोन लेना कम कर देगा, इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ये पहला तरीका है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सेकंड टूल इज CRR, which is called cash reserve ratio. The proportion of deposits kept by commercial banks with सेंट्रल बैंक। हर कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स प्रोपोर्शन सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखना होता है और उस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो या CRR बोला जाता है। CRR की जो इंडिया में रेंज है वो 3% से लेके 15% के बीच में हो सकती है। मिनिमम CRR 3% होता है, मैक्सिमम CRR कैन बी 15%। देखिए जहां बैंक रेट क्रेडिट की कॉस्ट को अफेक्ट करती है वहीं CRR कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। अगर क्रेडिट के फ्लो को इंक्रीज करना है तो CRR को डिक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे ही CRR डिक्रीज होगा तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उनको अब अपनी डिपॉजिट का कम परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, वो ज्यादा उधार दे पाएंगे।
और अगर क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज करना है तो फिर सीआरआर को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे ही सीआरआर को इंक्रीज किया जाता है तो बैंकों को अपनी डिपॉजिट का ज्यादा परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, उनकी क्रेडिट देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो द सेकेंड टूल इज कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा हम बात करते हैं SLR, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR, इसको हिंदी में बोला जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। हर कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास लिक्विडिटी या असेट्स के तौर, लिक्विड असेट्स के तौर पर रखना होता है, या तो कैश या लिक्विड असेट्स के तौर पर रखना होता है, और इस रेशियो को बोला जाता है SLR। SLR भी मोटा मोटी सीआरआर की तरह काम करता है और सेंट्रल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। सेम तरीके से बात करते हैं, अगर क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज करना है, चलो पहले इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज करना है तो SLR को घटाया जाता है, और अगर क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज करना है तो SLR को बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका तीसरा टूल होता है SLR और CRR हमेशा बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी पे इंपैक्ट डालते हैं, जबकि बैंक रेट आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करता है। चौथा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए, सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है कि वो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज खरीदता भी और बेचता भी है। अगर उसको क्रेडिट का फ्लो कम करना होता है, क्रेडिट का फ्लो अगर डिक्रीज करना है, तो ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज सेल करता है। जैसे ही सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में सिक्योरिटी सेल करेगा, कमर्शियल बैंक उसको परचेज करेंगे, तो उनकी लिक्विडिटी निकल के किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी। नतीजा कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सेम तरीके से अगर क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाना है तो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज क्या की जाएंगी, परचेज की जाएंगी। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों से सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो कमर्शियल बैंकों के पास लिक्विडिटी जाएगी, और जब कमर्शियल बैंकों के पास लिक्विडिटी जाएगी तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चार मेजर टूल्स हैं जो क्वांटिटेटिव टूल्स कहलाते हैं, जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है क्वालिटेटिव टूल्स पे। एक और चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा जो अलग से हम यूज करते हैं। एक होती है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, देखिए, रेपो रेट वो रेट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। मोटा मोटी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करती है। जैसे ही रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है, वैसे ही कमर्शियल बैंकों को मिलने वाला लोन सस्ता हो जाता है, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होने की वजह से वो ज्यादा लोन दे पाते हैं। और अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो कमर्शियल बैंकों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो भी अपनी क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे, क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जो पे करता है सेंट्रल बैंक जब वो कमर्शियल बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लेता है। तो थोड़ा सा इनका डिफरेंस समझिए। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों से जो चार्ज करता है शॉर्ट टर्म लोन्स पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो होती है रेपो रेट,
और रिवर्स रेपो रेट सेंट्रल बैंक पे करता है जब वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है, किससे? कमर्शियल बैंकों से। ठीक है, तो ये दो टूल्स अलग से पढ़े जाते हैं, दोनों ही क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, लेकिन जनरली किताबों में इनको अलग से दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं अगली बात पर, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स वो टूल्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्रेडिट के फ्लो को रेगुलेट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए जब हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं किसी कमोडिटी के लिए तो हमें कुछ सिक्योरिटीज रखनी होती हैं, और उन सिक्योरिटीज की वैल्यू और जो लोन हमें मिलने वाला है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। मैंने कहा सपोज बैंक से हमें कार के लिए लोन देना है, बैंक 90% लोन देने को तैयार है, 10% हमें अपने पास से जमा कराना है, क्योंकि जब हम लोन लेंगे तो कार की आरसी बैंक के पास रहेगी, तो मोर्गेज कार की जो वैल्यू है वो तो आपकी क्या हो गई? मोर्गेज होगी, सिक्योरिटी तौर पर बैंक पे रहेगी, और कार के लिए 90% लोन हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब 10% हमें किसको देना है? अपने पास से देना है। तो यहाँ सिक्योरिटी की वैल्यू तो 100% है, क्योंकि कार की आरसी बैंक के पास रहनी है। 90% लोन अमाउंट है, तो ये 10% क्या है? मार्जिन है। ठीक है, यानी कि लोन जब हम लेते हैं तो वो अमाउंट जो कस्टमर को अपने पास से देना होता है वो मार्जिन कहलाता है। अब ये मार्जिन अगर किसी कमोडिटी पर इंक्रीज कर दिया जाएगा, मैंने अभी कहा कार के लिए मार्जिन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, तो कार पर लोन अमाउंट कितना रह जाएगा? 85% हो जाएगा। यानी कि किसी कमोडिटी के लिए अगर क्रेडिट की फ्लो को डिक्रीज करना है तो सेंट्रल बैंक उस कमोडिटी पर मार्जिन को इंक्रीज कर देता है, और अगर क्रेडिट के फ्लो को इंक्रीज करना है तो मार्जिन को क्या कर दिया जाएगा? सपोज 5% कर दें तो यहां 95% हो जाएगा। इसका मतलब जब मार्जिन को डिक्रीज किया जाएगा तो फिर क्रेडिट का फ्लो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो पहला टूल हो गया आपका मार्जिन। दूसरा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट का यूज तब किया जाता है, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जब हम सेंट्रल बैंक को किसी कमोडिटी पर क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज करना होता है। कभी भी क्रेडिट के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक राशनिंग ऑफ क्रेडिट को यूज नहीं करता। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में हमेशा क्रेडिट की मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाती है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर इससे ज्यादा लोन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने होम लोन पर आरबीआई ने कहा कि भाई 70% पर हमने लिमिट लगा दी, तो किसी भी घर का 70% वैल्यू से ज्यादा लोन बैंक नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं कि यह तरीका तभी काम में लिया जाएगा जबकि आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज करना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपकी, दैट इज मॉरल स्यूसेंस। मॉरल स्यूसेंस, देखिए कमर्शियल बैंकों का जो गाइड होता है, एक तरीके से कंट्रोलर होता है, वो सेंट्रल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंकों पर हमेशा इफेक्ट रहता है। सेंट्रल बैंक अपने इस इफेक्ट का यूज करते हुए कमर्शियल बैंकों को प्रेशराइज करता है या गाइड करता है कि वो उसके रेगुलेशंस को फॉलो करें। ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है तो क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज करने के लिए मॉरल सॉल्यूशंस को काम में लिया जाता है, और अगर क्रेडिट के मतलब डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो उस केस में क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने के लिए मॉरल सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। दैट इज मॉरल सॉल्यूशन के अंदर हम सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पर अपने इफेक्ट का यूज करते हुए उनको उसकी गाइडलाइंस को या उसके रेगुलेशंस को मानने के लिए एक तरीके से प्रेशराइज करता है। सिंपल सी बात में समझे कि जैसे हमारे पेरेंट्स का हम पर मॉरल वो होता है, कंट्रोल होता है, तो वो अपने मॉरल प्रेशर को यूज करते हुए हमें गाइड करते हैं।
तो इसी तरीके सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को प्रेशराइज करके और अपनी एज पर द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी अपनी गाइडलाइंस को मानने के लिए प्रेशराइज करता है। और लास्ट होते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के तहत अगर कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन सेंट्रल बैंक ले सकता है। जैसे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर सकता है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर या कमोडिटी के लिए लोन देने से मना कर सकता है, किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, या फिर अब नॉर्मल सिचुएशन में उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सारे डायरेक्ट एक्शंस हैं जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली हमने दो तरीके पढ़े, नंबर एक क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़े, नंबर दो क्वालिटेटिव टूल्स पढ़े। क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो इनडिस्क्रिमिनेटली इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स पे काम करते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर कमोडिटी पर काम करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने 4 टूल पढ़े, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अलावा हमने 2 और चीजें पढ़ी, पहला था रेपो रेट और दूसरा था रिवर्स रेपो रेट। क्वालिटेटिव टूल्स वो हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्रेडिट के फ्लो को अफेक्ट करते हैं, और उसमें हमने 4 चीजें पढ़ी, पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा राशनिंग ऑफ क्रेडिट, तीसरा मॉरल न्यूसेंस एंड फोर्थ डायरेक्ट एक्शन। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज को रेगुलराइज करते हुए या कंट्रोल करते हुए सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को रेगुलेट करता है और इकोनॉमी में प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इंश्योर करता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो यहां करके हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। अब हम थोड़ा सा आरबीआई के मैनेजमेंट प्रोसेस पे और बात कर लेते हैं। तो मैं कहूं आरबीआई, देखिए आरबीआई के मैनेजमेंट में सबसे 20 लोग होते हैं टोटल मिलाकर के। सबसे पहले होता है गवर्नर। ठीक है, आरबीआई में एक गवर्नर होता है जो अभी आपको ध्यान होगा शक्तिकांत दास है। दूसरा, इसके सेकेंड लेवल पे जाऊं तो मैं 4 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, तो एक गवर्नर हो गया, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो गए। इसके अलावा देखिए आरबीआई के 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इन चारों के चार रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर की बात हो गई, देन हम बात कर रहे हैं किसकी? 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? जो आपके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके। इसके अलावा आरबीआई का एक नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये ज्यादातर जो होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसके? रीजनल हेडक्वार्टर्स के। उसके बाद एक जो सेंट्रल बैंक का नॉमिनी होता है। इसके अलावा 10 बंदे 10 पर्सन्स आर नॉमिनेटेड बाय, सॉरी इसको मैं रिप्रेजेंटेटिव बोलूंगा, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 10 लोग हैं जो अपने अपने सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के आरबीआई के मैनेजमेंट पैनल में 20 पीपल हैं। ठीक है, जिसमें टॉप मोस्ट कौन होता है? गवर्नर होता है। गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 बैंकों के जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि जनरली फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, और 10 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो
तो ऐसे लोगों का ये जो 20 लोग हैं इनका मैनेजमेंट पैनल होता है जो आरबीआई का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं कि आरबीआई क्रेडिट, सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है और इंडिया में आरबीआई का मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। बाकी जो है अगले टॉपिक में या अगली क्लास में हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।